यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाथ पैर कांपने के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, हम लोगों को बहुत सारा देखने को मिलता है कि लोग जब कोई भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि लिखने का हो, ठीक है, या खाने का हो, तो उसमें अपन ओल्ड एज को भी देखते हैं और जो जवान लोग होते हैं उनके भी देखते हैं कि हाथ पैर कोई भी काम करते हुए कांपने लगते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है, क्या इसका इलाज होता है, उस सब के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रो में देखते हैं कि ये क्या है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रिमर। जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है या मेडिकल टर्म इसको ट्रिमर्स बोलते हैं, जो हाथ पैर कांपते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में इनवॉलेंट्री, जो ये इसका नेचर होता है वो इनवॉलेंट्री नेचर होता है। मतलब इन जो हाथ पैर जो अपन कांप रहे हैं इस पे हमारा कोई काबू नहीं होता, अपना कंट्रोल इस पे नहीं होता है, ठीक है। शेकिंग अकर, ठीक है, अपने हाथ पैरों में क्या होता है, शेकिंग होती है, मतलब कि हिलते हिलते रहते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन्स होती है इनके बीच में जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है वो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हाथ पैर जो कांपते हैं उसके लिए, ठीक है। अब इसके पीछे क्या इसका सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, कंप्लीट अपन मुख्य लक्षण जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि शेकिंग एंड, हाथ जो होते हैं किसी भी मरीज के वो क्या होते हैं, हिलते रहते हैं। अनेबल टू होल्ड थिंग, कोई चीजों को उठाने में, ठीक है, या कुछ चीजों को पकड़ने में हाथ क्या होते हैं, कांपते रहते हैं, उठा नहीं पाते आसानी से। शेकिंग ऑफ फिंगर, ठीक है, जो ज्यादा मेनली जो रीजन होता है, जो मेनली जो लक्षण होता है वो यही देखने को मिलता है कि जो उसकी अंगुलियां होती है वो क्या होती है, कांपती रहती है, हिलती रहती है कंटिन्यूअसली। शेकिंग लेग्स, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जो पैर होते हैं वो भी हिलते रहते हैं, एक या फिर दोनों पैर भी हिलते रहते हैं, ठीक है। शेकिंग वॉइस, बोलने में थोड़ा हकलाता है, ठीक है, ठीक से बोल नहीं पाता है, जो बोलना चाहता है उसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए वो हिलता हुआ हिकलाता हुआ बोलता है, ठीक है। डिफिकल्टी इन राइटिंग, ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है कि वो टोटली जैसे कंटिन्यूसली ऐसे सर्किल बनाना चाह रहा है, लेकिन वो जब बनाने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसे ऐसे करके वो क्या करेगा, जैसे जैसे करके अपने सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। इसलिए उसको लिखने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब किसी इंसान के हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो या फिर उसको ऐसे कोई ट्रीमर्स जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके जो कॉजेज है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोजेस में आता है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक जेनेटिक हो सकता है, मतलब कि जैसे फैमिली में किसी को, जैसे मम्मी पापा दादा दादी इन सब में से किसी हो तो वो आपको भी हो सकता है, जो कि जीन्स के थ्रू डीएनए के थ्रू एक से पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट मतलब कि जो अपनी जो नर्व जो होती हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, जो कि उसका जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है वो ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिल सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी यही होता है कि जो अपनी न्यूरॉन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। जो ये जो नर्व आपको दिख रही है, ठीक है, इस नर्व में क्या है कि जो यहाँ पे जो एक कवर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ये ब्लू कवर दिख रहा है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और इसमें आप देखेंगे इस इमेज में कि माइलिन शीथ क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। तो जैसे ही माइलिन शीथ डैमेज होती है तो उसी के साथ साथ में अपने को ये कारण अपने को ट्रिमर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है पार्किंसन डिजीज, ठीक है। पार्किंसन डिजीज का भी एक सिम्टम होता है ट्रिमर्स, जैसे अपन यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन में कि ट्रिमर्स इसका भी एक लक्षण होता है, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है स्ट्रोक एंड ट्रोमा इन द ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन में कोई इंजरी हुई है जिससे ब्लड वेसल से कोई ब्लड निकल रहा है तो उस वजह से भी अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि जो नर्व होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती है वो ठीक से काम नहीं कर पाती और हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं एंजाइटी और पैनिक अटैक, अचानक से कोई मतलब कि कोई सदमा लग गया होगा, ठीक है, कोई या फिर कोई डिप्रेशन में चल गया अचानक से, तो भी क्या होता है कुछ काम वाम करते हुए हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है। और जो मेनली जो सातवां जो लक्षण है वो है ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज में बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलता है नॉर्मली कि जो ओल्ड एज के साथ साथ क्या होती है, न्यूरॉन्स क्या होती है, कमजोर होती जाती है। तो जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अपने को देखना पड़ता है कि कई बार उनके हाथों में या पैरों में क्या होता है, कंपन होता रहता है, चलते फिरते हैं या कुछ खाते पीते हैं तब भी उनके हाथों में कंपन देखने को मिलता है। उसके बाद में है कैल्शियम इन द ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन में कैल्शियम जमा हो गया है तो उस वजह से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो उस वजह से भी अपने को ये हाथ पैर कांपने वाली या ट्रीमर्स जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये सारे उसके पीछे मुख्य कारण होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या अपन पेशेंट को इलाज दे सकते हैं फर्स्ट लाइन में कि क्या जो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले कुछ एग्जामिनेशन या उसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे उससे, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, कितने दिनों से हो रही है, क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री रही है या फैमिली में भी किसी को नहीं है, तो ताकि अपन उसका
कोजेस, जो मेन जो कोज है कि किस कारण से मरीज को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो अपन निकाल सके ताकि उसको अपन ठीक से ट्रीट कर सके। ठीक है, उसके बाद में अपन एमआरआई सीटी स्कैन करवा सकते हैं। जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन का एमआरआई सीटी स्कैन करवा सकते हैं ताकि अपने को पता लगे कि कहाँ जो है इंजरी हो रखी है, कहाँ जो मेन प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, जिस वजह से पेशेंट को ट्रीमर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, एक हथौड़ा लेती है कोई भी, मतलब डॉक्टर क्या होता है, एक हथौड़ा लेता है, जहाँ अपने को प्रॉब्लम होती है वहाँ अपने को स्टक मतलब मार के वो देखता है कि अपने को फील होता है नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट भी किया जा सकता है कि आखिर इसको ट्रीमर्स का कारण क्या है। तो ये सारे जो होते हैं ये टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोसिस तरीके से किया जाता है, उसके बाद में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट लाइन अगर ड्रग की अपन बात करें कि फर्स्ट टाइम अगर कोई पेशेंट अपने पास आता है कि उसके हाथ पैर कांपते हैं काफी टाइम से, तो अपन उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले टैबलेट आती है मैकोनर्व 4। ठीक है, ये जो टैबलेट आती है ये एक क्या करती है, जो न्यूरोलॉजिकल सप्लीमेंट्स की तरह काम करती है, जो नर्व होती है उनके लिए सप्लीमेंट की तरह काम करती है। मिथाइल कोबालामाइन उसको स्ट्रॉन्ग करती है, जो डैमेज हो रखी है उनको रिपेयर करने का काम करती है। तो ये एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है, जिसको अपन दिन में सिर्फ एक बार, मतलब कि अगर इसको रात को दूध के साथ लिया जाए तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। तो ये टैबलेट दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो टैबलेट आती है वो है क्लोनाजिपाम। ठीक है, क्लोनाजिपाम क्यों देते हैं कि जाकि अपना जो माइंड होता है, ठीक है, जो ब्रेन होता है वो डिप्रेशन से क्या होता है बाहर आए, थोड़ा मतलब शांत रहे। क्लोनाजिपाम जो होती है जो दिमाग को शांत करने के लिए टैबलेट दी जाती है। ठीक है, तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में, और कई बार अगर पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। तो क्लोनाजिपाम भी एक इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, हाथ पैर कांपते तो उस पे पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में जो 3rd नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है गाबापेंटिन। गाबापेंटिन क्या काम करती है, जो नर्व का जो इंपेयरमेंट हो रखा है, ठीक है, जो है नर्व में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रखा है, तो उसको कंट्रोल करती है, उसको ठीक करती है। ठीक है, तो नर्व के अंदर जो क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको इंक्रीज करती है ताकि जो नर्व होती है ठीक से काम कर सके, और जो पेन होता है, नर्व का जो पेन होता है उसको भी खत्म करती है। तो गाबापेंटिन भी जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को दी जाती है, जिसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो 4th लक्षण पे जो टैबलेट आती है वो है टैबलेट लेवेरा 250। टैबलेट लेवेरा 250 के अंदर आता है लेवेट्रासिटाम। ठीक है, लेवेट्रासिटाम क्या करती है, ये मेनली जो होती है एपिलेप्सी और सीजर्स में जो टैबलेट होती है वो काम आती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के हाथ पैर कांप रहे हैं तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, और एपिलेप्सी और जो सीजर्स होती है वो भी जो न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट या फिर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या नर्व की कमजोरी की वजह से होता है। तो उस केस के लिए भी लेवेरा 250 को यूज किया जाता है। और अभी हाथ पैर अगर किसी के कांप रहे हैं तो उसमें भी अपन लेवेरा 250 को यूज कर सकते हैं, जिसमें ये टैबलेट पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट को शाम को दी जाती है, ताकि उसका जो ब्रेन होता है वो एकदम शांत रहे। ठीक है, उसके जो हाथ पैर कांपने का जो फ्रीक्वेंसी है कि बार बार कांप रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कई बार क्या होता है, जो विटामिन D3 होती है उसकी कमी की वजह से भी लोगों में हाथ पैर कांपने वाली समस्या अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए अपन उसको विटामिन D3 का सप्लीमेंट देंगे, जिसमें आती है कैप्सूल कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, जिसको विटामिन D3 का कैप्सूल बोला जाता है 60K यूनिट वाला। ठीक है, 60,000 यूनिट वाला जो कोलेकैल्सिफेरॉल D3 का जो कैप्सूल आती है वो कैप्सूल अपन यूज करेंगे। तो ये कैप्सूल क्या होता है 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन में पेशेंट को सिर्फ एक बार देनी होती है, वो भी रात में अगर अपन देते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एक बार 7 दिन में, हर 7 दिन में अपन एक बार देंगे तो जो 4 टैबलेट आती है 1 महीने तक दी जाती हैं हर 7 दिन के अंतराल पे। तो अगर इतना अगर अपन किसी को देते हैं तो उसकी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कंट्रोल होती है। यहाँ तक कि कई पेशेंट्स का क्या होता है कि अपने ठीक भी देखने को मिलता है कि पहले ये ट्रीटमेंट में उनकी ठीक भी हो जाती है, अगर उनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज है वो कम है। ठीक है, जो नर्व होती है वो मतलब कि नर्व के अंदर कमजोरी है वो बहुत ही कम है। तो अगर अपन इतना ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं तो वो उसके जो हाथ पैर कांपने वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो अपने को उसको MRI वगैरह करवा के फिर उसका जो कोज है, मेन कोज पता करके उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज का जो ट्रीटमेंट हमने हाथ पैर कांपने वाला जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें लिंक में पूछ सकते हैं, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, आपको टेलीग्राम की लिंक हमने दे रखी है, वहां पे आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय